बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इंतखाबी धांधली और फार्म 45 के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि 8 फरवरी 2024 की पोलिंग डेट से पहले एक निजी महफ़िल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बड़े अहम रहनुमा ने क्या दावा किया था कि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उस महफ़िल में मैं भी मौजूद था, मेरे साथ मेरे एक साथी सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई, कितनी सीटों पर कामयाबी का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना तखमीना था, तो एक तो ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर फार्म 45 के हवाले से और इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस हवाले से वो एक मिसाल है उर्दू में कि बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी। तो अगर इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं, और इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है तो फिर बात अगर खुली है तो फिर जाए जितनी दूर तक जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, कौमी हुकूमत की तश्कील का क्या मामला है और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शमूलियत, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के महाज पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं। उनकी तफसीलात में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की जसारत करूँगा। एक तो नाज़रीन, NA-15 मानसेरा से जहाँ नवाज शरीफ के वकला की जानिब से इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया गया था, शहज़ादा गुस्तासब खान जो कि नवाज शरीफ के मुकाबले में मानसेरा 15 से जीते थे, लेकिन नवाज शरीफ के वकला की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त ये थी कि हमें 125 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, उनके फार्म 45 नहीं दिए गए। आज इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत थी, और जब अदालती कार्रवाई का या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही थी तो इसमें नाज़रीन नवाज शरीफ के वकला की हाज़िर नहीं थे, इलेक्शन कमीशन की अदालत में मौजूद नहीं थे, और जो दूसरी तरफ के वकला थे उनकी तरफ से कहा गया कि नतीजा जो है, रिटर्निंग अफीसर भी पेश हुए थे। रिटर्निंग अफीसर ने कहा कि नतीजा जारी हो चुका है और मैंने जो फार्म 47 जारी किया जिसमें नवाज शरीफ हारे हैं और शहज़ादा गुस्तासब जीते हैं, ये मैंने फार्म 45 का जो जायज़ा लेने के बाद फार्म 47 जो है वो जारी किया है, तो नवाज शरीफ नहीं जीते। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो नवाज शरीफ की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन जब ये फैसला हो गया तो फिर नवाज शरीफ के वकला इलेक्शन कमीशन की अदालत में पहुंचे और उनकी तरफ से कहा गया कि आप ये फैसला जारी ना करें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आए नहीं थे और फैसला हमने कर दिया है, आग अब अगर चाहें तो एक नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो इस केस के हद तक तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है NA-45 के हवाले से। इसके अलावा फिरदौस आशिक खान, जिन्होंने पोलिंग के रोज़ एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके आज तक जो है वो फिरदौस आशिक खान साहबा से तहरीरी जवाब तलब किया था। तो आज इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक खान साहबा ने अपना जवाब जमा कराया, और जिस पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनकी तरफ से अपना जवाब इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश किया गया। और निसार दुरानी साहब जो कि इस कमीशन की अदालत को हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया, इस्तफसार किया गया फिरदौस आशिक खान साहबा से कि आपको ये अख्तियार किसने दिया कि कानून को आप अपने हाथ में ले लें। और फिर ये भी कहा इलेक्शन कमीशन की अदालत ने, निसार दुरानी साहब ने, कि आपसे कम अज़ कम ये तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म का जो है वो इकदाम करती। तो फिरदौस आशिक खान ने इसका ये जवाब दिया कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, उस पर मैं कमीशन से माफ़ी मांगती हूँ, और वहाँ पे जो माहौल था और कोई हमारी वहाँ पे बात नहीं सुनी जा रही, तो इस वजह से सारा कुछ हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका जवाब आ गया, अब हम ये सारी जो समातें हैं जो आज केसेस लगे हुए हैं, इसके बाद हम इस केस का फैसला जारी करेंगे। तो देखते हैं फिरदौस आशिक खान साहबा ने जो कार्य सरकार में एक तरीके से उन पर इल्ज़ाम है कि कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए जो ऑफिशियल ड्यूटी पे था पुलिस एहलकार, उसको थप्पड़ मारा, इस केस का इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। इसके अलावा नाज़रीन, NA-55 में जो रावलपिंडी का हल्का है, राजा बिशारत बनाम मलिक इब्रार केस की आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, जिसमें मलिक इब्रार अहमद के वकील ने कहा कि ये तो नाकाबिल समाअत दरख्वास्त है राजा बिशारत साहब की, नतीजा जारी हो चुका है और अगर कोई चीज़ रहती है तो आप ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भिजवा दें। लेकिन राजा बिशारत के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम जीत चुके थे और ये धांधली हुई है, और जो फार्म 47 है उसमें कैलकुलेशन ठीक नहीं की गई फार्म 45 की। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो धांधली के इल्ज़ामात के लिए हमने जो फैसला है वो मीडिया रिपोर्ट्स पे तो नहीं करना, अगर धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर आप सबूत भी दें। जिस पर राजा बिशारत के वकील ने कहा कि फार्म 45
इलेक्शन कमीशन की अदालत में मौजूद हैं, उसका आप जायज़ा ले लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस केस का भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, जो आज कल में अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 11 जहाँ से अमीर मकाम जीते थे, उनकी कामयाबी के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त थी उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 128 में जो समात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी थी, फर्स्ट सेशन हुआ है, लेकिन केस की समात को 2 बजे तक ओन चौधरी यहाँ पे कामयाब हुए थे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब हैं। तो 2 बजे तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया है। मुमकिन है जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो 2 बज चुके हों और हाई कोर्ट में समात का दोबारा से आगाज़ हो चुका हो। इसके अलावा नाज़रीन, NA 43 जहाँ पर मौलाना फजल रहमान के बेटे के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे दावर खान कुंडी साहब, यहाँ पे भी जो एक रिटर्निंग अफीसर ने फैसला किया कि 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा से पोलिंग करवाई जाएगी। RO के इस फैसले को दावड़ कुंडी साहब ने इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था। तो आज इस पर इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर भी जो फैसला है उसको महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, 2 मुख्तसर सी अहम खबरें वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। 190 मिलियन पाउंड का केस इमरान खान साहब के खिलाफ पटियाला जेल में आज इसकी समात होनी थी, लेकिन जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस की समात को 20 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर, जो कि इमरान खान साहब ने उन्हें KP के नामजद के खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला नामजद कर दिया है। तो प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने खबर शेयर की थी कि उनकी गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। 9 मई के जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनमें उनका नाम भी है, लेकिन अब नाज़रीन उनके वारंट गिरफ्तारी मंजर आम पे आए हैं, लेकिन ये 9 मई के मुल्ज़मान के तौर पे नहीं, इश्तिहारी मुल्ज़म के तौर पे नहीं, मफरूर मुल्ज़म के तौर पे नहीं, बल्कि आज़ाद कश्मीर के जो आखिरी इंतखाबात हुए थे ग़ालिबन 2020 या 22 में हुए थे, 21 में हुए थे, उसमें ज़ाब्ता इखलाक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने यह नोटिस किया है और ये मरासला डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को जारी किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है DI खान से कि 28 फरवरी को जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्हें आप जो है वो पेश करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ये भी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। अब कौमी हुकूमत की तश्कील के हवाले से नाज़रीन आपको पता है कि मैं कई व्लॉग में बात कर चुका हूँ और मेरी अपनी एक ये सोच भी है कि एक तो मुल्क में जो लोकल बॉडी इंतखाबात हैं वो तसलसल के साथ होने चाहिए। एक ऐसा मेकनिज़म, एक ऐसा मिसाक होना चाहिए, मुआहिदा होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर के माबैन, सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन, अदलिया और इस्टेबलिशमेंट के, चाहे जो भी मुल्क में हो, जो लोकल बॉडी इंतखाबात हैं। जब हम मगरब की मिसालें देते हैं, बरतानिया की मिसालें देते हैं, अमेरिका की मिसालें देते हैं, यूरोपियन ममालिक की मिसालें देते हैं, तो वहाँ पर लोकल बॉडी सिस्टम चलता रहता है, उसमें कहीं किसी जगह पर रुकावट नहीं आती, तो सलसल होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो अख्तियारात की तकसीम है वो निचले लेवल तक है। लोगों को, तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों को, बरतानिया, अमेरिका, मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक, उनको अपने मसाइल के हल के लिए सिर्फ अपनी कौंसल में जाना होता है। उन्हें इस्लामाबाद, जैसे यहाँ पे लोग मसाइल के लिए इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर का रुख करते हैं, पेशावर जाते हैं या कराची जाते हैं, कोयटा जाते हैं, वो नहीं जाते। तो एक तो नाज़रीन लोकल बॉडी सिस्टम को जो है वो ये मुआहिदा ऐसा मिसाक होना चाहिए कि लोकल बॉडी सिस्टम चलता रहे। उसका नाज़रीन फ़ायदा ये होगा कि जमहूरियत चलती रहेगी। यहाँ पे ये है कि हमारी एक ऐसी जमहूरियत है, जैसे एक ऑटो रिक्शा होता है, उसके 3 पहिए होते हैं। एक पहिए को नाज़रीन मैं कौमी असम्बली से तश्कील देता हूँ, एक पहिए को मैं सूबाई असम्बली से तश्कील देता हूँ ऑटो रिक्शे के, और तीसरे पहिए को मैं लोकल बॉडी सिस्टम समझता हूँ। हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को जो है वो 2 पहियों के साथ उस ऑटो रिक्शे को चलाया जाता है। तो कैसे चलेगा? यही होगा जो आजकल हम देख रहे हैं। और जमहूरियत को अगर परवान चढ़ाना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, जमहूरियत की रूट्स को मजबूत करना है, तो लोकल बॉडी सिस्टम हो, जिससे फ़ायदा ये होगा कि नई लीडरशिप सामने आएगी। ये जो कहा जाता है ना कि मरूसी सियासत का खात्मा लोकल बॉडी सिस्टम से होगा अगर उसको चलने दिया जाए। खान साहब का दावा था, खान साहब भी नहीं चला सके, मुस्लिम नवाज़ भी उस तरीके से नहीं चला सके। अब देखते हैं कि नई हुकूमत में क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका एक मिसाक होना चाहिए। अब कौमी हुकूमत की नाज़रीन जो तश्कील का मामला है, इस पर भी मैंने कई अपने ब्लॉग में कहा है कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, जो क्राइसिस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो माशरती हैं, जितने चाहे वो इंतज़ामी हैं, इन तमाम के ख़ात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों को मरकज़ की सतह पर मिल के हुकूमत बनानी चाहिए। जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसका वज़ीर आज़म हो, जिसके कम नंबर हैं, मतलब एक मैकेनिज़्म, एक फार्मूला तय हो जाए। तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुस्लिम नवाज़ के अहम रहनुमा हैं, लतीफ़ खोसा के मुकाबले में हार गए थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने ट्वीट किया x.com पे कि मेरी ज़ाती राय है कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहमी नफरत अजूज पर है। शदीद मुआशी बहरान में से निकलने के लिए
तकसीम दर तकसीम का अमल रोकने के लिए, सियासी तनाव और बाहमी तलखियाँ कम करने के लिए, अनाज ज़िद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएँ। एक ख़ास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातें, ये भी मरकज़ की बात करें, कौमी असम्बली की बात करें, तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत की तश्कील पर ठंडे दिल से गौर किया जाए। नाज़रीन, इस तजवीज़ के ऊपर गौर होना चाहिए। फ़ैसला क्या होता है, और ये नाज़रीन इसी सूरत में होगा जब तमाम सियासी जमातें, अब ये सिर्फ माशी बहरान नहीं, इसमें जैसे उन्होंने लिखा है कि सियासी तनाव भी है, सियासी इख्तलाफात भी हैं, सियासी तलखियाँ भी हैं, लोगों की अना भी हैं, बदले की जो है वो एक भूख भी है सियासी रहनुमाओं में। तो इन तमाम चीज़ों का जब ख़ात्मा होगा तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो सोच क्या होगी, मुआशी एजेंडा होगा, मुल्क की बेहतरी होगी, आवाम की बेहतरी होगी, आवाम की खुशहाली होगी। लेकिन ये प्रपोज़ल तो दिया ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, लेकिन अमल कैसे होगा? काश इस कौमी हुकूमत की इस प्रपोज़ल के हवाले से, इस तजवीज़ के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक की इस सोच के ऊपर तमाम सियासी जमातें सर जोड़ के बैठें और कौमी हुकूमत की तश्कील के हवाले से कोई फ़ैसला करें जिसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को होगा। तमाम सियासी जमातें अपने एजेंडे में ये कहती हैं कि हम अवाम की फ़लाह चाहते हैं, तो ये एक ऐसी तजवीज़ है जिसमें अवाम की फ़लाह है, अवाम की खुशहाली है, पाकिस्तान की खुशहाली है। अब आ जाते हैं इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से। नाज़रीन, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, इलेक्शन से पहले मैं घर बैठा अपने रात के व्लॉग की तैयारी कर रहा था, जो मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे पब्लिक कर देता हूँ। तो मुझे फ़ोन आया एक दोस्त का, दोस्त भी पीटीआई का वो अहम रहनुमा था। उसने कहा जनाब किधर बैठे हैं? मैंने कहा घर बैठे हैं, व्लॉग की तैयारी कर रहे हैं। और उसने मुझे कहा कि आपके दोस्त यहाँ पे आए बैठे हैं और आप घर पे बैठे। और मैंने उसको कहा मैं चाय पी रहा हूँ। कहता जी घर वाली चाय छोड़ें, मेरे साथ आके यहाँ पे चाय पिएँ, यहाँ पे आपका एक दोस्त आके बैठा है। अच्छा, मैं घर से निकला, उसके पास चला गया। अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, कहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी दे दूंगा। अच्छा, वो जो मेरा दोस्त था वो एक साफ़ी दोस्त था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो इलेक्शन के हवाले से बात हुई। तो मैंने भी पूछा, मेरे दोस्त ने भी पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप कितनी सीटें जीत पाएंगे। अच्छा नाज़रीन, उन्होंने क्या कहा उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वो अहम रहनुमा हैं पीटीआई के, वो बड़े एक्टिव हैं। जो फ़ैसले होते हैं उस फैसले में उनकी मुशावरत भी कहीं ना कहीं होती है, और उनके कहने के ऊपर भी बहुत सारी फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। खान साहब के बड़े करीब हैं, पीटीआई की जो बड़ी लीडरशिप है उनके बड़े करीब हैं, और बड़े पसंद करती है पीटीआई की पूरी जो लीडरशिप है उस अहम रहनुमा को पसंद करते हैं। तो हमने जब उनसे पूछा, अब मैं आधी बात बताऊँगा, पूरी बात नहीं बताऊँगा। उसने कहा जी हमारा जो अंदाज़ा है वो 45 का है कि हमें कौमी असम्बली की 45 नशिस्तें मिलेंगी। अरे चलें, आप कहेंगे मैंने पूरी बात क्यों नहीं की। उसने कहा कि अगर इसमें हम जंप करें, अगर मेहरबानी हमारे ऊपर हो जाए, यानी 45 का अंदाज़ा वो लगा के बैठे थे कि 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें बैठेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर मेहरबानी हो जाए, हमारे ऊपर इदारे अगर हाथ रख दें, जो कि उन्होंने कहा कि इम्कान है, हमारी ये सीटें 60 तक चली जाएंगी। तो ये हमारा उन्होंने कहा अंदाज़ा है। अब ये निजी महफिल में बैठे बात हो रही थी। अब नाज़रीन आपको बताएं कि पोलिंग से डेट से पहले जो मुख्तलिफ अंदाज़े, मुख्तलिफ सर्वेज़ हो रहे थे, उसमें एक सर्वे नाज़रीन ये भी हुआ था। उस सर्वे पे आने से पहले नाज़रीन आज ये मैं आपको बताया है कि पीटीआई का अपना अंदाज़ा था। अब कल से नाज़रीन परसों से एक ट्वीट किया शाहिद मित्तला साहब ने, जिन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, जो ज़्यादा टर्न आउट है इसको बड़ी मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है, और इदारों ने इस पर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। आज शाहिद मित्तला साहब ने एक और ट्वीट किया है। अब शाहिद मित्तला साहब कहते हैं कि अहम इलेक्शन अपडेट, पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, बहावल नगर में और दीगर अजला में भी आरओज़ और दीगर बाअसर अफसरों ने उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं। यही बात शाहिद मित्तला साहब ने अपने पहले ट्वीट में की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी रिटर्निंग अफसरान ने पैसे लेके 8वें नंबर वाले को पहले नंबर पर कर दिया। अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, यहाँ पर ये पंजाब की बात कर रहे हैं। फिर आगे चल के बलूचिस्तान की बात करते हैं कि बलूचिस्तान में आरओज़ और दीगर अफसरान ने भी हारने और जीतने वाले दोनों अफराद से पैसे लिए। केपीके में भी दोनों तरफ से पैसे लेके नताइज को तब्दील किया गया। अब ये इलेक्शन का इल्ज़ाम 3 सूबों पे लग गया कि धांधली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान। सिंध का अभी ट्वीट जो है वो शाहिद मित्तला साहब ने नहीं किया। मैंने इनको कोई ट्वीट करके कहा कि क्या आपका अगला ट्वीट जो है वो सिंध में भी इसी नौयत का होगा कि वहाँ पर भी रिटर्निंग अफसरान ने पैसे लेके दोनों जानिब से या किसी एक उम्मीदवार से इलेक्शन के नताइज को चेंज किया है। तो देखते हैं कब करते हैं। लेकिन आज इलेक्शन से पहले जो सर्वेस थे, उन सर्वेस में क्या कहा जा रहा था, उन सर्वेस में नाज़रीन मैं आपको वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने वो चीज़ भी निकाली है कि पीटीआई कितनी सीटें जीत सकती है। यहाँ पे पीटीआई के रहनुमा को मैंने आपको बताया कि वो कितने कह रहे थे।
उसमें नाज़िम मुश्फ़िक़ नवाज़ की 102 सीटें थी, 102, 105, 110 तक, और पीपल्स पार्टी की 55 से 60 बताई जा रही थी, और जो पीटीआई है उनकी 45 से 50 बताई जा रही थी, और बाकी सियासी जमातों के भी उस तरीके से। तो ये जो फिर झांधली धांधली का ये जो शोर शराबा या जो रोना धोना लगा हुआ है, इसमें तो फिर पीटीआई के उस रहनुमा ने जो निजी महफिल में बात की और जो सर्वेज आ रहे थे उसके मुताबिक तो फिर धांधली तो मुश्फ़िक़ नवाज़ के साथ हुई है। मुश्फ़िक़ नवाज़ की सीटें कम हुई हैं, पीटीआई को ज़्यादा कोटा मिला है। 45-50 का असेसमेंट था, वो चले गए, और पीटीआई के अपने रहनुमा का था, और वो चले गए 92 तक। नून लीग जिनका 102, 105, 110, बल्कि 132 का भी नंबर आया था, वो तो किसी सरकारी तंजीम का था, लेकिन ये तो नून लीग के फिर कम हुए ना। तो फिर ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, इस पर क्या किया जाए? तो बात अगर जाती है फिर दूर तक जाए, ठीक है, करवाएं दोबारा इलेक्शन, देखा जाएगा, लेकिन उससे मुल्क का क्या होगा? मुल्क का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। 50-60 अरब आपने खर्च किया और अब दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे? इन इलेक्शन के नताइज को कैसे सेटिसाइड करेंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब फार्म 45 लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात करते हैं। साकिब तनवीर साहब हैं, उर्दू वेब के साथ वो मुंसलिक हैं, इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने असेसमेंट की है NA 46 के हवाले से, आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। उन्हें कहा कि 109 फार्म जो जमा करवाए हैं, ग़ालिबन 350 NA 46 के 351 पोलिंग स्टेशन थे। उन्होंने कहा कि 109 का मैंने जायज़ा लिया, 109 ऐसे थे जिसमें मतलब जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि रिटर्निंग अफीसर के सिग्नेचर हों, थंब इम्प्रेशन हो, और वहाँ पे दूसरों के पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर मौजूद हों, कोई मुबस्सर मौजूद है उसके सिग्नेचर मौजूद हैं। तो ये तमाम उन्होंने बेज़ाब्तियों की निशानदेही के साथ में कहा कि ये सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 को लेके एक स्मोकी गन के तौर पे के इंतखाबात में धांधली हुई है। ये जब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस जाएंगे, तो ये जो जज होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, वो इन तमाम चीज़ों को उठा के फेंक देगा। मेरी नज़र में नाज़रीन, जो कुछ हो चुका है, इस पे जिसको मैंडेट मिला है उस मैंडेट के मुताबिक हुकूमतें बने, आगे चलें, और मुस्तकबिल के हवाले से तमाम सियासी जमातें बैठ के फैसला करें कि इलेक्शन को मज़ीद साफ शफाफ कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम माजी देखें, जितना मर्जी आप अच्छा इलेक्शन करवा लें, उसमें कुछ ना कुछ तो रास्ते निकाल ही लेते हैं हमारे रहनुमा, उसको मैनिपुलेट करने के भी, उसके ऊपर सियासी बयानियाँ बनाने के भी। लेकिन ये कब तक चलेगा नाज़रीन? इसको कभी तो आपने मिल बैठ के ठीक करना, मिल बैठ के चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन बहरहाल इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।